अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर है। अब तक की कुछ अहम डेवलपमेंट्स जिस हवाले से आपको आगाह करेंगे। एक तो आपको ईमान मिज़ादी और उनके शोहर हादी अली चट्टा के हवाले से एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, अदालती साइड के ऊपर, उस पर बात करेंगे। दूसरा, आज फेडरल शरीयत कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला जारी किया है खुदकुशी के हवाले से। उसकी हैसियत के हवाले से, क्या वो इस्लामिक है, अन इस्लामिक है, इस हवाले से एक लॉ भी आया था, उस पर डिटेल से बात करेंगे। फिर उसके बाद एक अदालत से ही जुड़ी हुई खबर, और वो खबर जनाब ये है कि जमात इस्लामी की तरफ से जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में एक पटिशन फाइल कर दी गई है, जिसमें पेट्रोलियम लेवी जो आयद की गई है उसके खिलाफ जो है पटिशन फाइल की गई है। तो इन तमाम मौज़ूआत पर तफसील से बात करेंगे। एक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक है, उन्होंने कुछ लोगों को नोटिस भी भिजवाए हैं। उनकी कंप्लेंट के ऊपर नोटिस बेसिकली गए हैं, तो उस पर भी ज़रा एनालाइज करेंगे कि ये मामला क्या है। तो फ़याज़ महमूद भी इस डिस्कशन में हमारे साथ होंगे। तो फ़याज़, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि मेरे ख्याल में एनसीसीआई से शुरू कर लिया जाए, ये मामला क्या है, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ एक केस कॉन्स्टिट्यूशन वन, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है। जी, आज उस पर समाप्त भी हुई है। अच्छा, समाप्त भी हुई, क्या हुआ सबसे पहले मुझे जो बताएं। देखिए, आज जो समाप्त हुई है ना, उसमें बड़ी आम शख्सियत है, जिसमें एहसान मानी साहब हैं, उसके अलावा नसीम ज़ाहरा हैं, और साबिक एयर मार्शल हैं। इसी तरह और भी बहुत से बड़े लोग हैं, 20 तकरीबन सब लीज अफसार आलम होल्डर्स हैं। साहब हैं। जी, सब लीज होल्डर्स हैं। उन्होंने, मेरे ख्याल में इस दरख्वास्त में अफसार आलम अभी नहीं आए। अच्छा, अभी नहीं है जी। इसमें। तो 20 के करीब लोगों ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी थी। उस पर समाप्त हुई है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर नोटिस जारी करके सीडीए से जवाब मांग लिया है, और उस पर तमाम तफसीलात मांगी है कि इस दफ़ा का जवाब है। ये तो एक मुख्तसर सा हवाल हो गया जी। आज की अदालती समात का। जब ये वन कॉन्स्टिट्यूशन वाला मामला सामने आया था, तो बहुत से लोगों ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, बड़े अपराइट आदमी हैं वैसे, उनकी से मुतल्लिक कहना शुरू कर दिया था कि शायद उन्होंने भी आगाज़ में इस बिज़नेस में अपना हिस्सा डाला था। सॉरी। तो उनकी ज़ाहिर है उनके ऊपर बात हुई, तो उसके बाद उन्होंने एक बड़ी डिटेल में जाके इसको वजाहत की, इसको वजाहत की और एक्सप्लेन किया। डिनाई किया, और उन्होंने बताया कि वो जो है उनका कभी इस बिज़नेस से कोई जो है वास्ता नहीं रहा। बल्कि जब ये मुशर्रफ दौर में क्योंकि हुआ था, तो मुझे तो याद था, मेरा दिल मानता नहीं था मुझे, क्योंकि ज़ाहिर है हमने इसको, फिर मैंने कहा यार, ये साद रफ़ीक साहब का कह तो रहे हैं कि उस वक्त तो परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में साद रफ़ीक साहब बड़े ज़ेर ताब थे, आपको पता है जिस तरीके से उनके साथ हुआ। बल्कि मैंने तो उनको ये भी एक दफ़ा इंटरव्यू सुना था कि उनको तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया जाता था। जी। तो उस टाइम वो बड़ी मुश्किल वक्त में थे, तो उस टाइम वो इतने बड़े जॉइंट वेंचर में या बिजनेस पे कैसे जा सकते थे, जब उनके बिजनेस जो हैं वो तबाह हो रहे थे। तो मुझे तो यकीन तब भी नहीं आया था, लेकिन जब उनकी वजाहत आ गई, तो मैंने यकीन कर लिया कि बिल्कुल बात दुरुस्त है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया, मेरी किरदार कुशी की जा रही है, तो इस हवाले से मैं बाकायदा तौर पर NCCI को दरख्वास्त दे रहा हूँ। सही। उस पर आज एक वीडियो सामने आई है, जो वीडियो है, शेख सायरा साहिबा है उनका नाम है। वैसे तो वो मुझे फॉलो भी कर रही हैं, और उन्होंने एक वीडियो बनाई है और बड़ी रोते हुए अपनी वीडियो जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि साद रफ़ीक साहब, मैंने आपकी हमेशा इज्जत की है, अगर कोई ट्वीट रीट्वीट हुई भी हो तो मैं माजरत चाहती हूँ, मुझे इतनी दूर सियालकोट से इस्लामाबाद ना बुलाया जाता, मैं किसके साथ आऊँ। NCCI वालों की तरफ से जो नोटिस आया है मुझे आपकी कंप्लेंट का, बहरहाल इदारे हैं, इंशाल्लाह कल पेश हो जाऊंगी। और उस पर बड़े उन्होंने रोते हुए कहा, जिसपे लोग अब बात कर रहे हैं, जिसपे लोग साद रफ़ीक साहब से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। अब दो तीन चीज़ें हैं, मैंने उनके अकाउंट को जाकर विजिट किया है, तो उनमें ज़्यादातर वो जो इस्लामिक चीज़ें मैंने उनके अकाउंट पे देखी हैं, तो वो खातून भी कह रही है कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने ऐसा कुछ किया हो, और उसके बाद उनको नोटिस किया है। लेकिन ज़ाहिर है कोई NCCI ने चीज़ देखी होगी, तो जिसके बाद नोटिस किया होगा। तो यहाँ से हम दो नतीजे इसके अखज़ कर सकते हैं। एक तो देखिए, हमें सुनी सुनाई किसी भी बात के ऊपर किसी भी मुहिम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल खासकर ठीक। किसी इंडिविजुअल की जिसमें कोई किरदार कुशी का अंसर पाया जाता हो, तो उस पर तो हमें खास तौर पे जो है वो चुकन्ना होना चाहिए, और केयरफुल होना चाहिए, और अवॉइड करना चाहिए। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, ज़ाहिर है साद रफ़ीक साहब पॉलिटिशियन भी हैं, और एक खातून है, वो बता रही है उनके हस्बैंड नहीं है, वालदा या शायद नहीं है, भाई हैं, बीमार हैं, तो वो अकेली कैसे आएंगी। तो साद रफ़ीक साहब भी ज़ाहिर है पॉलिटिशियन है, अगर एक खातून रो रही है, और ये जेनवन वीडियो है, अगर तो ये जेनवन है, तो बिल्कुल इस पे साद रफ़ीक साहब भी दिल बड़ा करें और इन खातून के लिए
जो वो कर सकते हैं उस पर वो करें। बाकी कानून अपना रास्ता खुद बनाता है और जो है इसको करना चाहिए जो कानून के मुताबिक। और जिन लोगों ने जो प्रोपेगेंडा किया या जिस मुहिम को बिल्कुल एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, उनके खिलाफ बिल्कुल उनको कार्रवाई करनी भी चाहिए और होनी भी चाहिए, ताकि जो कानून है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, और कानून बनाए इसलिए जाते हैं ताकि सबको प्रोटेक्ट किया जाए। सियासतदान भी इंसान है, उनके सीने में भी दिल धड़कता है, लेकिन हम लोग जाने अनजाने में उनको न जाने क्या क्या कुछ नहीं कहते। उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, वो न जाने क्या कुछ फेस करते होंगे। तो इसलिए हमें भी एहतियात का दामन जो है वो हमेशा थाम के रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा फैज़, मैं इस पे ये ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा कि एक चीज़ हमने देखी है कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए जिसमें एक जर्नलिस्ट ने कोई ट्वीट की और बाद में फिर रियलाइजेशन हुई कि ये मेरे अल्फाज या जो मैंने किया ये दुरुस्त नहीं है, उसको डिलीट किया गया। इसके बावजूद भी ऐसे हमारे साफ़ी हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन भी हुआ। मेरे ख्याल में ये रवैया नहीं होना चाहिए। उसके लिए जिसने कोई बात कही उसका तो ठीक है, उसके पास डिफेंड करने के लिए कुछ होगा, लेकिन अगर कोई शख्स को रियलाइज कर रहा है कि यार ये कुछ गलत हो गया है और फिर उसको वो एक्सप्लेन भी कर लेता है, डिलीट भी एक करता चीज है। मैं कहूँगा, एक होती है मिसटेकनली, मुझे पता नहीं है, मैंने एक इन्फॉर्मेशन आई, वो मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, ज़ाहिर मैं इंसान हूँ, लेकिन ये तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे लिए ज़रूर एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए। हाँ, एक होती है बदनीयती से किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए पूरी एक मीडिया, सोशल मीडिया मुहिम चलाना, तो या उसमें हिस्सा डालना, उसके हैशटैग को यूज़ करना। बल्कि मुझे याद है एक दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस चल रहे थे, मरहूम अरशद शरीफ साहब के, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तब जो है एक उस टाइम हैशटैग चलाया गया था कि वो कौन था या वो कौन है, इस तरह का ना। तो उस पर हमारी जो एसोसिएशन ने तो हमेशा से बड़ा वाज़ेह स्टांस लिया होता है कि हमारी एसोसिएशन हमेशा जो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जर्नलिस्ट आता है उनके साथ खड़ी होती है। तो उस टाइम अरशद शरीफ साहब के साथ भी हम बिल्कुल साथ पे खड़े हुए, लेकिन ज़ाहिर है जो सहाफ़ी आते हैं उनके आपस में डिवाइड होते हैं। तो उस टाइम जो है बाकी सहाफ़ी तंजीमें आई जो ज़ाहिर है वो उनके जो है लाइन या उनकी जो एक मौक़िफ़ था उनको वो शायद सपोर्ट नहीं करते थे। तो उन्होंने एक बात की थी कि देखें, हम हैशटैग्स को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये था कि जो जर्नलिस्ट बात कर रहा है आप उसकी हर बात को ही सपोर्ट करें, क्योंकि सहाफ़ी है, अगर वो खबर दे रहा है। लेकिन उस टाइम भी एक ये डिबेट ज़रूर हुई थी, कोर्ट में हुई थी, कि इसको भी हमें देखना चाहिए कि हमने किस स्टेज पे जाना है। वो मैं यहाँ पे कोई ये ना समझे कि शायद वो अरशद शरीफ साहब ने चलाई थी, वो एक कैंपेन चली थी उस टाइम, लोगों ने ओवरऑल चलाई थी। तो केस क्योंकि बहुत चल रहा था, वो भी आए थे, इमरान रियाज साहब भी थे और बहुत मुस्लिम लोग बैठे हुए थे, तब ये बात हुई थी कि हमने इन चीज़ों को भी सपोर्ट नहीं करना। तो बात मेरी वही है कि हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो मुहिम चल रही है उसको मेरे ख्याल में कूदने के बजाय सहाफ़ी को बचना चाहिए, उनके हैशटैग्स से बचना चाहिए। हमसे गलतियां माजी में हो सकती हैं या अभी भी हो सकती हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि उसको अवॉइड करें और अपनी एक बात कहें, और उसमें अगर गलती होती है तो डेफिनेटली उस पर फिर गलती की माफ़ी की गुंजाइश भी होनी बिल्कुल चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से जो लॉ है उसके हवाले से पब्लिक अवेयरनेस भी होनी चाहिए, लोगों को बताया जाना चाहिए। हमारे यहाँ सरकारी इश्तिहारात जो है वो वैसे तो दिए जाते हैं जिसमें बज़ाहिर सियासी जमातों के जो कायदीन हैं उनकी ही तशहीर ज़्यादा होती है। कम से कम इस तरह की चीज़ों में भी अगर पब्लिक को अवेयरनेस हो और उनको बताया जाए, फिर उसके बाद जो केसेस बनते हैं उस पर फिर जजमेंट्स आएँ और उन जजमेंट्स के उर्दू तर्जमे हों और वो तर्जमे करके लोगों को बताया जाए कि भाई ये इसका फैसला आया है, इसका ये इम्पैक्ट होता है, आपकी कोई कई बात जो है उसका ये मतलब होता है, उसका ये मामला होता है। अच्छा, दूसरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जी। खुदकुशी के हवाले से आज फेडरल शरीयत कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, वो क्या है? बिल्कुल अब्बासी साहब, एक फैसला आज दिया है फेडरल शरीयत कोर्ट ने, और ये 2022 का एक एक्ट था जिसमें ये ऑर्डर कर दिया गया था कि इसको जुर्म नहीं किया गया था या किसी को उकसाने वाले को जुर्म करार नहीं दिया गया था। तो उस कानून को जो है उन्होंने उस एक्ट को सेट असाइड कर दिया। अगर उसका मैं थोड़ा सा आपको ऑर्डर पढ़ के सुना दूँ, जिसमें जो उन्होंने एक तफसीली ऑर्डर भी जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान साहब हैं, जस्टिस डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर हैं और जस्टिस अमीर मोहम्मद खान हैं। 26 सफ़ात पे मुश्तमिल ये फैसला है। उसमें उन्होंने कहा है कि बिला शक व शुबा ये अमल जो है इस्लाम में गुनाह कबीरा है, और इस अमल को ज़िंदगी के ख़िलाफ़ एक अमल को फ़रोग़ देना भी कह सकते हैं। मज़हब इस्लाम ज़िंदगी की हिफाजत करने वाला भी मज़हब है, और PPC की शिक 325 को कानून से हज़फ करने के कानूनी असरात भी मौजूद हैं,
और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिश करना जुर्म करार ना देने से उस मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती जिसने ऐसा करने में किसी की मदद की है। तो इस हवाले से उन्होंने इसको बहाल कर दिया और उन्होंने कहा कि खुदकुशी की कोशिश को बतौर जुर्म कानून से हज़फ करना इस्लाम और इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। क्रिमिनल लॉ तरमीमी एक्ट 2022 पुराना सुन्नत के खिलाफ है। क्रिमिनल लॉ एक्ट के जरिए पीपीसी की शिक 325 को कानून से हज़फ कर दिया गया था और क्रिमिनल लॉ तरमीमी एक्ट 2022 कलअदम करार दिया जाता है और ऐसा जुर्म जो है ऐसा करने वालों को जुर्म करार देने की पीपीसी की शिक 325 को बहाल किया जाता है। तो अब ऐसा कोई भी अमल को करेगा या आपको उकसाएगा तो वो अब जुर्म तस्वर होगा। इसमें उन्होंने तशरीह कर दी है। जी, इसका बैकग्राउंड ये है कि खुदकुशी को जुर्म करार देने की जो सेक्शन है 325, इसको पार्लियामेंट की जानिब से फौजदारी कवानीन तरमीमी एक्ट 2022 के ज़रिए हज़फ किया गया था। ये तरमीम सेनेटर शहादत अवान ने सितंबर 2021 में पेश की थी। मई 2022 में सेनेट और अक्टूबर 2022 में कौमी असम्बली ने इसे मंजूर किया। सदर मुमलिकत ने दिसंबर 2022 में फौजदारी कवानीन तरमीमी एक्ट 2022 की तौसीक की। इस तरमीम के ज़रिए ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 में खुदकुशी की कोशिश की सज़ा से मुतल्लिक़ जो सेक्शन 325 है उसको ख़त्म कर दिया गया था, जो अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसको बहाल किया है। अब ज़रा मुझे ये बताएं कि ईमान मिज़ारी और उनके शोहर का केस फिक्स हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? देखें, उन्होंने एक जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर की थी तो उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। कल जस्टिस मोहम्मद आज़म खान साहब इसकी समाअत करेंगे क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की इसमें डायरेक्शन है तो उसके बाद अब इस केस को मुकर्रर कर दिया गया। अब कल ज़ाहिर है इस पर बहुत ज़्यादा तो कोई बड़ी डेवलपमेंट हो नहीं सकती है। इस पर हो सकता है कि वो तारीख को दे दें और तारीख जो है पीछे 2-3 दिन बचते हैं। एक तो कल का वर्किंग डे है, फिर आगे ये जुमेरात तक वर्किंग डे है 2-3 दिन। फिर अब देखना होगा कि वफाकी हुकूमत मंडे या ट्यूसडे के लिए क्या छुट्टियां करती है या नहीं करती हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि कोई एक आध डेट इस वीक की हो सकता है पड़ जाए और उसके बाद जो है फर्दर उसके बाद या ईद के बाद तक चला जाए तो ईद की छुट्टियां हो जाएंगी। तो मुझे तो ये मामला लगता है कि अगर इस वीक होगी समाप्त तो ठीक, वरना फिर ईद के बाद चला जाएगा। पर ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है 2 हफ्तों की, तो उसमें उन्होंने इसको निपटाना तो है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि ईद से पहले ईमान और उनके शोहर जो है वो जमानत हो सकती है उनकी? मुझे तो मुश्किल लगता है। अच्छा, अब आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताएं कि आज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जो जमात इस्लामी के अमीर हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, वो आज आए और उन्होंने आज एक पटिशन फाइल की और उस पटिशन में उन्होंने बुनियादी तौर के ऊपर जो लेवी है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर उसका चैलेंज किया है और ये कहा है कि ये जो आप इसको एग्जेक्टिव ने अपने हाथ में ले लिया है पार्लियामेंट से निकाल कर, ये अमल दुरुस्त नहीं है। इसको दोबारा पार्लियामेंट के ही अंडर होना चाहिए, इसको रेगुलेट होनी चाहिए और कोई तरीक़ाकार तय होना चाहिए। ये लेवी जो है ये इतना ज़्यादा आप कर रहे हैं, महंगाई में इजाफा हो रहा है, पूरे फिगर दिए गए इतने ट्रिलियन का, वो जो पार्लियामेंट में भी डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें सारी आती रही। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो है वो आईनी अदालत में यहाँ पे पटिशन डालती है गिलगित बल्तिस्तान में, वो जाके इत्तेहाद कर लेती है हुकूमत के साथ। तो जमात इस्लाम की पॉलिटिक्स आज तक मुझे तो समझ ही नहीं आई है। वो बस यही होता है कि हर केस के अपने मेरिट्स होते हैं, मेरिट डिमेरिट होते हैं। बस कोई ऐसी सूरत हाल है। तो देखते हैं पटिशन फिक्स भी होती है नहीं होती है, अगर फिक्स होती है तो क्या होता है। तो ये कुछ मुख्तसर अवाल था जो हमने आपसे शेयर किया। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।